हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रेगुलेटरी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 3 मंथ स्टडी प्लान, एक आइडियल 3 मंथ स्टडी प्लान, इनफैक्ट हम इसको 3 मंथ भी नहीं बोलेंगे, हम इसको 45 डेज का स्टडी प्लान ही मान के चलेंगे, क्योंकि ले दे के इतना ही ऑन एन एवरेज टाइम बच रहा है। अगर हम लोग आज की डेट से काउंट करें, दैट इज़ 12 फरवरी 2023, ठीक है, आज की डेट से काउंट करें तो हमारे पास लगभग देख लीजिए तो इतना ही टाइम बच रहा है। तो आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम है, कब नोटिफिकेशन आएगा? जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको टाइमली अपडेट मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, ठीक है ना। पर आप वेट मत करिए नोटिफिकेशन का। जाहिर सी बात है, जो लोग आरबीआई ग्रेड बी के एस्पायरेंट्स हैं वो लोग नोटिफिकेशन का वेट नहीं ही कर रहे होंगे। उनको पता है कि जब पता आएगा नोटिफिकेशन तो सारे यूट्यूब चैनल्स पे, इंटरनेट पे, टेलीग्राम चैनल्स पे सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन की ही बातें चल रही होंगी, ठीक है। और जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं वो पिछले 6 महीने से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी की। तो अभी हमारा टाइम जो हमको मिल रहा है, जो बच रहा है, बेसिकली अभी हमें इस टाइम को किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है। तो यहाँ पे हम लोग हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करते, हम लोग स्मार्ट वर्क पे भी यकीन नहीं करते, हम लोग यकीन करते हैं किस पे? तो इफेक्टिव वर्क पे। इफेक्टिव वर्क कैसे करना है? की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करके। की रिजल्ट एरियाज हमारी वो होती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि एग्ज़ाम में आए, इसका मतलब कि जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई हो, ठीक है। अब चाहे आप फेज़ 1 की बात कर लो या फेज़ 2 की बात कर लो या फिर आप इंटरव्यू की बात कर लो, यहाँ पे इन तीनों फेजेस में हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान देना है, उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सके। यहाँ पे फेज़ 1 की मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए क्या ज़रूरी हो जाता है? हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इसमें अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हमारे लिए क्या ज़रूरी हो जाता है? हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है हमारा यूनियन बजट, ठीक है। और साथ ही साथ यूनियन बजट में पूछी गई हमारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं बेहद ज़रूरी होती हैं हमारे जीए वाले सेक्शन के लिए, ठीक। फिर उसके बाद हमारा जीए के सेक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पोर्शन है, वो होता है हमारा स्टैटिक जीके, जिससे मिनिमम नहीं तो 14-15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें आपके बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, अवार्ड्स, स्पेशली इसमें आपका जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड है, ये आज क्योंकि इंडिया को भी इसमें अवार्ड मिला है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हमारे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स हैं, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, हमारे लिथियम के रिजर्व्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में, ये सब बिल्कुल भी मिस करने वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस हमको पता है बहुत ही वास्ट पोर्शन होता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को ज़रूर ट्रेन करूँगी। यहाँ पे इन सब चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। फेज़ 1 है, फेज़ 2। अब यहाँ पे फेज़ 2 की बात करी जाए तो यहाँ पे एक बैलेंस बना के चलना है स्टैटिक और जीए दोनों में। फेज़ 2 के इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ की बात करी जाए तो फेज़ 2 के ईएसआई इज़ ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस, इट इज़ ऑल अबाउट पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स के अलावा इसमें आ जाते हैं आपके रिपोर्ट्स एंड इंडिसीज, रिपोर्ट्स और इंडिसीज। और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की बात करें तो स्टैटिक और बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अलावा हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है वो होती है आरबीआई की खुद की वेबसाइट, जिस पे वो टाइम टू टाइम सर्कुलर्स और नोटिसेस जारी करता है। वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव वर्क की। तो हम लोगों को, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगेन वास्ट है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है, अरिथमेटिक भी है, ज्योमेट्री भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट हमको पता है कि क्यूए, आरबीआई के क्यूए में हमेशा अरिथमेटिक का जो वेटेज होता है, नंबर सिस्टम का जो वेटेज होता है वो ज़्यादा होता है, और ना कि ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे इन्वेस्ट ना करके हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। यहाँ पे और हम लोग कैसे अपने काम को इफेक्टिव वर्क में बदल सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ में इन्वेस्ट करें। टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करके उसको एनालाइज करने में हम लोग अपना टाइम जितना ज़्यादा स्पेंड करेंगे उतनी ज़्यादा जो है हमारी चांसेस जो है एग्ज़ाम क्लियर करने की इंक्रीज़ हो जाएंगी। लेट मी टेल यू गाइज, नो अमाउंट ऑफ नोट मेकिंग, नो अमाउंट ऑफ बुक्स विल हेल्प यू एज मच एज सॉल्विंग टेस्ट सीरीज़। तो आप जितना टेस्ट लगाओगे
उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है आपका RBI ग्रेड बी का ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम, स्पेशली फ़ेज़ 1। जाहिर सी बात है फ़ेज़ 1 नहीं क्लियर होगा तो फ़ेज़ 2 और इंटरव्यू तक दूर दूर की बात है पहुंचने की, ठीक है। तो अभी हमको ज़्यादा फोकस करना है फ़ेज़ 1 पे, क्योंकि डिफ़िकल्ट होने वाला है। हमको पता है कि पहले 120 कट ऑफ जाती थी और अब 63 से 65 इसकी कट ऑफ होगी। तो डेफिनेटली हमको फ़ेज़ 1 पे अपना अच्छा खासा टाइम अब डिवोट करना स्टार्ट कर देना है। आई एम सेइंग दिस विद द अजम्पशन कि आप सीरियस एस्पायरेंट्स हो और इससे पहले यानी कि दिसंबर से पहले आपके जितने भी मंथ्स थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसमें आपने अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया होगा ESI और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कंप्लीट करके रिवाइज करने में और उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 100% टाइम फ़ेज़ 1 को देंगे, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग 75 to 80% टाइम अब फ़ेज़ 1 को देना स्टार्ट कर सकते हैं, और जो आपका बचा हुआ 20% टाइम है वो आप लोग अपने फ़ेज़ 2 के सब्जेक्ट्स को डिवोट करिए। और कैसे डिवोट करना है 20% टाइम को? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ESI पढ़ रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करो, जनरल अवेयरनेस कर रहे हो तो ऐसे प्रैक्टिस करो, राइट। इंग्लिश में आप प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक। अब यहाँ पे बात आ जाती है टाइम टेबल क्या होना चाहिए। 3 तरीके के एस्पायरेंट्स होते हैं, फुल टाइम एस्पायरेंट्स होते हैं, कुछ वर्किंग एस्पायरेंट्स होते हैं, कुछ कॉलेज गोइंग एस्पायरेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैं तीनों को माइंड में रख के एक आइडियल टाइम टेबल बना रही हूँ, और यहाँ पे टाइम टेबल जो रहेगा ज़्यादा फोकस करेगा वर्किंग एस्पायरेंट्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की नीड्स पे, ठीक है। फुल टाइम एस्पायरेंट्स, यू ऑल शुड ऑलरेडी बी, क्योंकि आप फुल टाइम एस्पायरेंट्स हो तो आप लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग ऑलरेडी वेल वर्स्ड हो, आप लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा मैनेज्ड पहले से ही हो कि अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से सेट करना है, ये आप लोगों को अच्छे से पता हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी भी कैटेगरी के लिए। देखो, एक जो चीज़ मैं अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ, आप लोगों को भी कहूँगी, फॉलो द अप्रोच ऑफ डिवाइड एंड रूल, ठीक है। सिलेबस को आप लोग डिवाइड करिए टाइम स्लॉट्स में और फिर रूल करिए एक एक स्ट्रॉन्ग कोर एरियाज में जिसकी प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की, ठीक है। हम लोग 30-30 अपने टाइम को, देखो हम लोगों की टेंडेंसी होती है सीरियसनेस और एंजाइटी की वजह से 4-5 घंटे जब तक हम लोग लगातार नहीं पढ़ते हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। बट यहाँ पे मैं रियलिटी की बात करूँ तो 4-5 घंटे की लगातार जो स्टडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होती है, कई बार वो बैकफायर कर जाती है। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी आप 4-5 घंटे का मैराथन करो, आप पढ़ो, बट उसको आप ब्रेक करो। कैसे ब्रेक है? ताकि हमारा एग्ज़ाम निकले। तो ये बेसिकली आपका रिजल्ट ओरिएंटेड मेंटरशिप प्रोग्राम भी आप इसको एक तरीके से समझ लीजिए। आप लोग रेगुलेटरी अड्डा के टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, मेंटरशिप हो, आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, ठीक है। तीसरी बात आ जाती है करंट अफेयर्स बल्कि है, क्या करें भाई? तो भाई सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि दिमाग का खेल है सब कुछ। जब हम लोग करंट अफेयर्स की मैगजीन को देखते हैं हम लोग देख के ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ इतना ज़्यादा बल्कि है कि भाई कौन इसको ख़त्म करेगा। इसको ख़त्म करेंगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स किस तरह से हम लोग फोकस कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है। आप एक बार स्टार्ट भी कर दोगे ना करंट अफेयर्स रिवाइज करना मैगजीन, तो आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप इस फोकस के साथ 30-30 मिनट के स्लॉट्स में आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करोगे तो आपके करंट अफेयर्स मैनेज होने लग जाएंगे। यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगी कि 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आप लोग लेके चलोगे। कोशिश करना कि जुलाई से हो, ठीक है। जुलाई से आप स्टार्ट करो, जुलाई से दिसंबर। ऑब्वियसली जनवरी फरवरी का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो फरवरी इज़ द मंथ फॉर यू। तो ये पूरा का पूरा माइंड गेम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करनी है इंस्टेड ऑफ नोट मेकिंग एंड रीडिंग, ठीक है। नोट मेकिंग और रीडिंग पे कम फोकस करना है, प्रैक्टिस पे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब तक जितना नोट देखो, अभी सिर्फ हार्डली 45 to 60 डेज आर लेफ्ट, ठीक है। अब तक हमको जितना नोट बनाना था, जितनी किताबें पढ़नी थी वो पढ़ लिया। अभी कुछ नया स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन हियर, नो टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। नया स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, ये टाइम है सिर्फ जो ऑलरेडी कर चुके हो वो रिवाइज करने का। अच्छा, जो लोग अभी मान लो प्रिपरेशन ही स्टार्ट कर रहे हैं
उनके लिए ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट उनके लिए है जो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक मुद्दा ये भी है कि जो लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग क्या सोच भी सकते हैं RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम निकालना? तो यहाँ पे मैं आपको झूठी होप्स नहीं दूंगी। मैं कट ऑफ 120 हुआ करता था, उसके आसपास रेंज ओवर अराउंड करता था। अब वही कट ऑफ गिर के 63 to 66% हो गया है। तो जी हाँ, ये आप लोगों के लिए लेके चलो, ठीक है। अब यहाँ पे मॉर्निंग के जो आवर्स होते हैं, मॉर्निंग आवर्स आपको फोकस करना है उन टॉपिक्स पे जो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न दे सके इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। मॉर्निंग आवर्स में आपको फोकस करना है अपनी वीक एरियाज़ पे, ठीक है। मान लो मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, ठीक है, या फिर इंग्लिश का कोई एक ऐसा टॉपिक है, या फिर इवन जनरल अवेयरनेस आपका कंप्लीट नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, बहुत वीक है, आप सुबह सुबह 6 to 7 या फिर 5 to 8 AM, 6 to 8 या 5 to 8, आई वुड प्रिफर 5:30 से 8 बजे के बीच में जो टाइम स्लॉट होता है। इवन इफ़ योर ऑफिस टाइम योर पंचन टाइम इज 10 बजे के बीच में जो टाइम स्लॉट होता है, इवन इफ योर ऑफिस टाइम योर पंचन टाइम इज 10 AM, वैसा वीक एरिया जो एग्जाम में एक्चुअली सेम अप्लाइज फॉर इंग्लिश एंड सेम अप्लाइज फॉर GA। अब मान लीजिए कि आपका जनरल अवेयरनेस आपने फॉलो ही नहीं किया इतने महीनों से, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स आस्किंग मी कि मैम क्या मैं द हिंदू पढ़ने स्टार्ट कर दूँ, पुराने एडिशंस? नो, प्लीज़ डोंट डू दैट, काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। पढ़ना था तो शुरुआत से रोज़ पढ़ते, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जाने दो। आप किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन उठा के अगर उसमें सफिशिएंट 10-20 क्वेश्चन उस दिन के करंट अफेयर से आपको मिल जाएंगे, और फिर उन क्विज का कंपाइलेशन PDF अपने वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल भी कराती है आपको। बहुत सारे कोचिंग्स ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसे आपको लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, कोचिंग तो नहीं कहूँगी, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आपको इंटरनेट पे ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप क्विज वाले PDF पे फोकस करके फिर करंट अफेयर्स के PDF पे जाएं, या फिर आप टेस्ट सीरीज के सो फोर्थ, क्योंकि टेस्ट सीरीज में सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस आएंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बैड मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपका आ जाता है वर्किंग स्पेस, ठीक है। वर्किंग स्पेस मान लीजिए 10 से 7 आप ऑफिस में हो, ठीक है। अब मान लो 1 से 2 के बीच में आप लोगों का लंच होता है, तो लंच ब्रेक्स आप अपने किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो? लंच ब्रेक आप यूटिलाइज कर सकते हो करंट अफेयर्स के ऑनलाइन वीडियोस देख के। यूट्यूब पे कितने सारे ऐसे चैनल्स हैं जो डेली करंट अफेयर्स अपने चैनल पे क्या करते हैं, रोज़ स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। अफेयर्स को फॉलो कर सकते हो। 1 से 2 के बीच में लंच टाइम में आप हेडफोन लगा के बैठ जाओ, आप ईयरफोन लगा के बैठ जाओ, खाना खाते जाओ और करंट अफेयर्स आप सुनते जाओ। लेट मी टेल यू, ऑडियो वीडियो जो मोड ऑफ लर्निंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, प्रोवाइडेड कि उस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई बकवास ना किया जाए। ऐसा आजकल हर जगह होने लग गया है यूट्यूब पे कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइव ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए टीचर पढ़ा कम रहा है और बकवास ज़्यादा कर रहा है। तो उस चीज़ पे हम लोगों को बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। पढ़ा ज़्यादा रहे हम लोग, कम रहे हैं, बकवास ज़्यादा कर रहे, कोई फ़ायदा नहीं। आप ऐसे वीडियो ढूंढो, एक जेन्युइन पर्सन के ऐसे वीडियो ढूंढो जो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाए, सीधा सिंपल पढ़ाए, एंड नथिंग एल्स, नो बकवास, ठीक है। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर ओन गुड टाइम अगेन। सो मैं भी बहुत जल्दी आप सबके साथ करंट अफेयर्स के इस सेशन को स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। ये सेशन आपको प्रीमियर के थ्रू मिलेगा, लाइव में नहीं आऊँगी फॉर द सेम रीज़न, ठीक है। तो आई थिंक आप अपने लंच ब्रेक को इस तरह से यूज़ कर सकते हो। एंड जस्ट इन केस आप ट्रैवल कर रहे हो, वर्क से आप ऑफिस, मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, तो कम्यूटिंग टाइम आप इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स, इंपॉर्टेंट नोटिसेस, PDF और समरीज को रिवाइज करने में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गिवन द फैक्ट कि आप कम्यूट कर रहे हो, तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि देखो यहाँ पे ट्रिक ये है कि आप कम्यूट करते वक्त और ऑफिस के दौरान उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करोगे जो आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर सकते हो और उस पर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज यू कैन नॉट मेक नोट्स वाइल ट्रैवलिंग, यू कैन नॉट मेक नोट्स इन दी ऑफिस, राइट। वो आपके मॉर्निंग स्लॉट के लिए होगा। एंड एज सून एज यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस 7 to 8 टेक अ पावर नैप,
take a power nap to recharge your body and have your dinner, and always make sure that you have your dinner with family. ठीक है, फैमिली के साथ डिनर करो, ज़्यादा हेल्दी होता है, शरीर को खाना ज़्यादा लगता है बेसिकली, एंड हमारी प्रोडक्टिविटी बनी रहती है. एंड ऑल्सो एनी टाइम यू ईट बिफोर 8 PM आप खाते हो खाना, तो दैट इज़ मच हेल्दी फॉर योर ओन बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म ऑल्सो. ठीक है, अब बारी आती है रात के 9 से 12 बजे के टाइम ड्यूरेशन की. तो हाँ, यहाँ पे आपको सिर्फ 5.5 से 6 घंटे की ही नींद आपको मिल रही है. That is why I'm suggesting to take a half an hour power nap over here. Give this time to yourself. ये 7 से 8 वाला टाइम आप अपने लिए नो स्क्रीन टाइम रख सकते हो. ठीक है, you can keep this as a no screen time where you nap, where you eat, where you relax, where you give yourself this particular time because you deserve it. ठीक है, because then that will fill up with this जो 5.5 घंटे 6 घंटे की नींद है, that is absolutely not ideal. इतना कम नहीं सोना चाहिए, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद होनी चाहिए. बट यहाँ पे सिचुएशन टाइट है, टाइम की डिमांड ऐसी है कि आपको ये शायद करना पड़े. ठीक है, यहाँ पे आप फिर अगर इतना ज़्यादा नहीं है तो आप 9 से 12 की जगह 9 से 11 भी कर सकते हो, 11:30 भी कर सकते हो, 12 मैक्स. 12 से ज़्यादा लेट आपको नहीं जगना है. दैट इज़ अगेन गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर शेड्यूल. 9 से 12 के बीच में आपने मॉर्निंग स्लॉट में जो किया और आपने करंट अफेयर्स में जो भी किया, आपको उसको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा. मॉक टेस्ट देने हैं. फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, आप सेक्शनल्स भी दे सकते हो. ठीक है, आप रात को सेक्शनल्स दो और मॉर्निंग टाइम में उन सेक्शनल्स को एनालाइज करने में इन्वेस्ट करो. ठीक है, मॉर्निंग टाइम में आप उन सेक्शनल्स को एनालाइज करने में इन्वेस्ट करो. 9 से 12 आप चाहो तो अगर आपका सिलेबस प्रिपेयर्ड है तो आप फेज़ 1 के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके मॉर्निंग में उसको एनालाइज करने में इन्वेस्ट कर सकते हो. सो दैट इज़ द आइडियल टाइम टेबल दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वर्किंग एस्पायरेंट. कॉलेज स्टूडेंट्स सिमिलर गाइडलाइंस पे अपने टाइम टेबल को फॉलो करके अपना दिनचर्या इसी तरीके से आप शेड्यूल अपना इस तरीके से बना सकते हो. अब यही बात हम लोग बात करते हैं सैटरडे संडे की. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है. बहुत सारे लोगों को सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिल पाता है. जिन लोगों को नहीं मिल पाता है इट इज़ ओके, बट जिनको मिल पाता है, मैं उनकी अगर बात करूँ तो अपने सैटरडेज और संडेज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए. यहाँ पे पूरा का पूरा जो गेम होगा वो आपका होगा मॉक्स एंड एनालिसिस का. ठीक है, फेज़ 1 के मॉक्स तो आप रोज़ दोगे ही दोगे, बट साथ ही साथ यहाँ पे सैटरडे और संडे को आपको फेज़ 2 के सारे मॉक्स देना है. यानी कि FM का मॉक देना है, ESI का मॉक देना है. मॉक देने का मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स बोथ ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी पेन और पेपर में नहीं, कंप्यूटर पे टाइप करके टाइमर के साथ इसको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, आपको एक ऐसे लिखना है. ठीक, एंड ऑलवेज मेक श्योर जब आप ये कर रहे हो तो यू नीड टू हैव एन एवैल्यूएटर. ठीक है, आपके पास क्या है बेटा, एक इवैल्यूएटर है जो आप लोगों के आंसर्स को, आपके एसेस को इवैल्यूएट कर सके. ठीक है, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे भी यानी कि लेटर, एसे, प्रेसी, इन सब पे भी फोकस करना होगा फॉर फेज़ 2. ठीक है, तो ये सारी आप सबकी चीज़ें, ये आइडियल टाइम टेबल है. आप इसको सैटरडे संडे में डिवाइड कर सकते हो इफ़ यू हैव 2 days ऑफ, या फिर आप इसको संडेज़ को फॉलो कर सकते हो. यू विल हैव टू पुट दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेच. ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ संडे वुड बी एन एडवाइजेबल ऑप्शन कि आप ये पूरी एक्सरसाइज करो. सेकेंड हाफ में यू रिलैक्स, you give yourself some time, free time दो, me time निकालो, get a good sleep and then get ready for Monday for the same kind of struggle. So I think इतना effort हमको करना ही पड़ेगा if we want to see ourselves at that level. Alright, thank you so much guys for watching this particular video. अगर आपको helpful लगा हो तो do like, share this new channel of Regulatory Adda, subscribe it, and for any further doubts, queries, comments or feedback, do let me know in the comment section below. Thank you so much for watching. Take care. Until then, see you next time. Bye bye.